साउथ कोरिया जो एक टाइम पर कई अफ्रीकन कंट्रीज से भी ज्यादा गरीब हुआ करता था, कैसे वो आज वर्ल्ड की 12th लार्जेस्ट जीडीपी वाला देश बन गया है। कोरियन फूड, कोरियन ड्रामास, कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट ये वर्ल्ड वाइड इतने ज्यादा पसंद किए जाते हैं, जिसकी वजह से हर साल कोरिया सिर्फ कल्चर के कारण करोड़ों डॉलर्स की इनकम कर लेता है। पैरासाइट एक नॉन इंग्लिश कोरियन फिल्म जो फर्स्ट एवर नॉन इंग्लिश फिल्म बनी जिसने ऑस्कर जीता। उसके बाद PSY का 2012 में आया सॉन्ग गनगम स्टाइल, जो कि यूट्यूब की फर्स्ट वीडियो बना जिसने 1 बिलियन व्यू रीच करे। आज के टाइम में K-pop म्यूजिक और के ड्रामास का फैंडम दुनिया में हर जगह देखने को मिलता है, स्पेशली इन इंडिया। पर क्या ये सब अनइंटेंशनली हुआ? तो इसका जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। ये सब कुछ सोच समझ के पूरी प्लानिंग के साथ किया गया बाय द कोरियन गवर्नमेंट इटसेल्फ। अब ये कैसे हुआ, ये जानने के लिए आपको ये वीडियो को कंप्लीट एंड तक वॉच करना पड़ेगा। सो ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम कोरिया के एक ग्लोरीफाइड हिस्से की बात करेंगे। इसके पार्ट 2 में हम इसके डार्क साइड की बात भी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। And the Oscar goes to Parasite. नाइनटीन 1945 से पहले कोरिया पूरा एक ही देश हुआ करता था एंड जापानीज कॉलोनियल कंट्रोल के अंडर आता था। उस टाइम 15 अगस्त 1945 के दिन फाइनली कोरिया को जापान के रूल से आजादी मिली, क्योंकि वॉर में जापान सरेंडर कर चुका था। इसीलिए 15 अगस्त को आज भी दोनों कोरिया देशों में नेशनल लिबरेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। यही टाइम था जब कोरिया के 2 हिस्से किए गए, जिसमें से नॉर्थ साइड वाला कोरिया सोवियत यूनियन के पास आया एंड सदर्न कोरिया US मिलिट्री के अंडर आया। उस टाइम ये डिसाइड हुआ था कि आने वाले 5 साल के बाद दोनों देशों को फिर से मिला दिया जाएगा, पर अनफॉर्चुनेटली 1945 में कई कोशिशों के बाद भी नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन नहीं हो पाए एंड वो एक कम्युनिस्ट कंट्री डिक्लेयर हो गया अंडर द डिक्टेटरशिप। पर वहीं पर US वालों ने साउथ कोरिया में इलेक्शंस करवाए जो कि सक्सेसफुल रहे, जिसके बाद 15 अगस्त 1948 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ कोरिया की स्थापना की गई। पूरे 2 साल बाद 1950 में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद शुरुआत हुई कोरियन वॉर्स की, जो कि अगले 3 सालों तक चली। वॉर के बाद साउथ कोरिया काफी ज्यादा फाइनेंशियली कमजोर हो गया था। उस टाइम वहाँ की GDP आज के हाइती और सोमालिया जैसे अफ्रीकन कंट्रीज से भी कम थी। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया में कंप्लीट मिलिट्री डिक्टेटरशिप का राज था, जो कि आने वाले 20 सालों तक चला अंडर द लीडरशिप ऑफ जनरल पार्क chung lee। जनरल पार्क ने काफी टाइम तक साउथ कोरिया पर राज किया और इन्हीं के टाइम में साउथ कोरिया की GDP में काफी ज्यादा जंप देखने को मिले। जहाँ कंट्री की GDP 1962 में $104 थी, वो 1989 तक आते आते $5,438 तक पहुंच गई। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, जिसके तहत उन्होंने उस टाइम सारे प्राइवेट बैंक्स को पहले तो नेशनलाइज कर दिया एंड इंटरेस्ट रेट, फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज और टैक्स बेनिफिट्स पर अपना कंट्रोल सेंट्रलाइज किया। पाक का मेन गोल था कि वो चेयरबॉल्स, जो कि बड़े फैमिली ओन बिजनेसेस को कहते हैं, उन्हें पुश करना शुरू किया, जैसे हुंडई, सैमसंग एंड डाइवू। जनरल पार्क का ये करने का मेन मोटिव था कि वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे देशों से पैसा अपने देश में ला पाए। इसी वजह से उस टाइम साउथ कोरिया अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण वर्ल्ड में एक प्रोडक्शन हब बन गया था। बट फिर भी वहाँ की हालत इतनी ज्यादा सही नहीं थी। उस टाइम साउथ कोरिया की मेन प्रॉब्लम्स कई हद तक एक पुअर कंट्रीज से मिलती जुलती थी, जैसे लो नेट सेविंग्स, स्मॉल डोमेस्टिक मार्केट प्लेस एंड लो नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको टैकल करने के लिए वहाँ विग्स, स्टफ टॉयज, शिप्स, कार्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड सेमीकंडक्टर जैसे प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी गई। उस टाइम मीडिया प्रोडक्शन को इतनी ज्यादा अहमियत नहीं दी जाती थी। मूवीज रिलीज तो होती थी बट इन स्ट्रिक्ट सेंसरशिप इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि मूवी थिएटर में आने से पहले एक बार चेक होती थी एंड उसके बाद थिएटर में लगने के बाद भी चेक होती थी, ताकि ये कंफर्म हो पाए कि कहीं कोई चेंजेस तो नहीं किए गए बाद में। उस टाइम की कोरियन मूवीज में सिर्फ भर भर के एक्शन, मेलोड्रामा एंड गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया एजेंडा ही दिखाया जाता था। किसी भी तरह के सोशल एंड नेशनल प्रॉब्लम के बारे में मूवी बनाना तो काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था। इन ईयर 1975 साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने 260 फॉरेन सॉन्ग्स पर बैन लगा दिया। इस टाइम तक वहाँ पर कल्चर को लेकर अवेयरनेस नहीं आई थी। बट ईयर 1993 में एक हॉलीवुड मूवी आती है जुरासिक पार्क, जिसने उस टाइम इतनी ज्यादा अर्निंग की थी जो 15 लाख हुंडई कार्स को बेचने पर मिलती थी। तब साउथ कोरियन गवर्नमेंट को फील हुआ कि मीडिया प्रोडक्शन की फील्ड में भी कैपेबिलिटीज काफी ज्यादा हो सकती है। पर कुछ साल बाद 1988 में होता है द एशियन क्राइसिस।
जिसकी वजह से साउथ कोरिया की फाइनेंशियल कंडीशन काफी ज्यादा वीक हो गई। इसीलिए साउथ कोरिया मदद के लिए IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास गए, पर IMF ने कहा कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार वहाँ चेयरबल्स और क्रोनी कैपिटलिज्म है। IMF ने कहा कि अगर फंड चाहिए तो तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स कुछ इस प्रकार थे कि जो बड़े बड़े चेयरबल्स एंड फैमिली ऑन बिजनेस हैं उन्हें हर फील्ड में दखल अंदाजी करने की इजाजत ना दी जाए एंड वो अपने कोर बिजनेस में ही फोकस करें। इसलिए आज भी होंडा एंड सैमसंग आपको मीडिया फील्ड में नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये दोनों भी तो कोरिया के चेयरबल्स ही है। इसके बाद IMF ने साउथ कोरिया को 97 बिलियन US डॉलर का लोन प्रोवाइड करवाया। उसका सिर्फ 19.5 बिलियन डॉलर ही साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने यूज किया और फिर वो लोन 2001 तक आते आते चुका भी दिया बिफोर द शेड्यूल डेट। पर अब ये टाइम आ चुका था कि जब किम दाय जुंग ने डिसाइड किया कि जहां पूरी दुनिया हार्ड पावर मतलब मिलिट्री पावर से अपना अपना नाम बना रही है, वहीं उस टाइम प्रेसिडेंट किम दे जुंग ने कल्चर को अपना टूल बनाया और ये फैसला आगे चलकर साउथ कोरिया का फ्यूचर ही बदल देने वाला था। उसी टाइम पुराने मोशन लॉ एंड सेंसरशिप लॉ को हटाया गया, जिससे हर तरह के टॉपिक्स को मूवीज में कवर किया जा सके। इन शॉर्ट शुरुआत हुई हेल्यू वेव की। हेल्यू वेव एक चाइनीज टर्म है जिसका बेसिकली मतलब होता है कोरियन वेव। बेसिकली ये वेव तो ईयर 1999 से ही शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से हमें ईयर 99 में स्वीरी, ईयर 2000 में ऑटम इन माय हार्ट, ईयर 2001 में माय सेक्सी गर्ल एंड 2004 में विंटर इन सोनाटा जैसी हिट मूवीज देखने को मिली। अब मूवीज मेकर को पूरी आजादी थी अपने थॉट्स और आइडियाज पर मूवी बनाने की, जिससे वो रियल लाइफ सोशल एंड इकोनॉमिकल टॉपिक्स कवर कर सके। इसी वजह से हमें पैरासाइट जैसी मूवी देखने को मिली, जो कि फर्स्ट नॉन इंग्लिश मूवी बनी जिसने ऑस्कर जीता। And the Oscar goes to Parasite. मेनली कोरियन मूवीज में बाहर के देशों का इंटरेस्ट भी काफी ज्यादा बढ़ने लगा, क्योंकि वो इन मूवीज से रिलेट कर पाते थे। क्योंकि इन मूवीज में पोवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, सोशल इक्वालिटी जैसे मुद्दों पर बात की जाती थी, जो कि हर देश में एक्चुअली कॉमन है। इन अर्ली 1990s से पहले भी कोई भी साउथ कोरियन सिटीजन आउट ऑफ कोरिया ट्रेवल नहीं कर सकता था, बट उस पर से भी बैन हटा दिया गया, जिससे वहाँ के लोग बाहर जा सके एंड वापस आकर नए नए आइडियाज एंड पर्सपेक्टिव शेयर कर सके। और ये कल्चरल चेंज कोई रैंडम हुई मूवमेंट बिल्कुल नहीं था, बल्कि वहाँ की गवर्नमेंट, बिग चेयरबल्स और लोगों की कंबाइंड प्लानिंग थी, जिसमें वो सॉफ्ट पावर का यूज करके कंट्री को फाइनेंशियली फिर से स्ट्रॉन्ग बना पाए। एंड हेल्यू वेव की ग्रोथ के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने काफी अच्छा खासा अमाउंट कल्चरल डेवलपमेंट के लिए डाला, जिससे सबसे पहले पूरे देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किए गए, जिसमें के-पॉप स्टूडियोज, कैरोके बार जैसी चीजें शामिल थी। कोरिया को उस टाइम मोस्ट वायर्ड नेशन भी बोले जाने लगा था एंड उसी टाइम किए गए इस मास्टरमाइंड मूव का रिजल्ट हमें लॉकडाउन के टाइम देखने को मिला, जब सब लोग अपने घर में थे। तब कोरियन ड्रामास की मांग एकदम से बढ़ गई, जैसे कि डिसेंडेंट ऑफ सन या क्रैश लैंडिंग ऑन यू जैसे रोमांटिक ड्रामास काफी ज्यादा फेमस हुए ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद 2021 में एक और कोरियन शो आता है स्क्विड गेम, जिसने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और बन गया मोस्ट वॉचिंग शो हिस्ट्री का। इंडिया में भी कोरियन ड्रामास की मांग एकदम से बढ़ गई, जिसमें मेनली रीजन था शो का इमोशनल रियलिज्म, जो की स्टोरी को और भी ज्यादा रिलेटेड फील करवाता था। बेसिकली के ड्रामास में मेल कैरेक्टर को सॉफ्ट, केयरिंग और जेंटल दिखाते हैं, जिससे मेजरली फीमेल ऑडियंस अट्रैक्ट होती है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो 90% के ड्रामास के राइटर्स होती हैं वो फीमेल्स होती हैं। बाकी हमें के ड्रामास में डार्क थ्रिलर जैसे जॉनरे में भी अच्छी खासी मूवीज देखने को मिलती है। अकॉर्डिंग टू नेटफ्लिक्स, इंडिया में ईयर 2019 के मुकाबले 2020 में कोरियन शो की डिमांड 370% तक बढ़ गई एंड इसी वजह से नेटफ्लिक्स खुद अगले 4 सालों के लिए कोरियन शोज में 2.5 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। ये तो बात हो गई कोरियन ड्रामाज एंड शोज की। अब बात करते हैं के-पॉप इंडस्ट्री की। आपने कभी ना कभी BTS या ब्लैकपिंक का नाम तो सुना ही होगा। ये कोरिया के के-पॉप बैंड्स है, जो कि काफी ज्यादा वर्ल्ड वाइड अवार्ड जीत चुके हैं एंड इनकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा इमेंस लेवल पर है। जहाँ इनके बैंड्स के फैन अपने आप को BTS आर्मी या ब्लिंक आर्मी के नाम से बुलाती है, इंडिया में मेजरली यंग फीमेल्स काफी ज्यादा अट्रैक्ट होती है इन बैंड से। स्टैटिस्टिका की एक रिपोर्ट के हिसाब से ईयर 2020 में कोरियन के-पॉप के कारण वहाँ 11 ट्रिलियन वॉन की अर्निंग हुई थी। के ड्रामास, के-पॉप। अब बात करते हैं कोरियन फूड या क्यूजीन की। अगर आप के ड्रामा फैन हो तो आपका भी मन किया होगा जो फूड शो के एक्टर खा रहे हैं उसे खाने का, एंड इसी का फायदा उठाकर कुछ ब्रांड्स जैसे शिन रेमयून, शैमयूंग और नोंगशी, इन ब्रांड्स ने सिर्फ ईयर 2024 में 7.5 मिलियन पैकेट सेल किए थे। स्विगी पर भी एकदम से 50% का जंप आया कोरियन फूड को लेकर, जहां इनके मेनली जो कस्टमर थे वो जेनजीज थे। जहां इंडिया में 2019 में रामेन एक्सपोर्ट मार्केट 3.7 मिलियन US डॉलर का था, वही नंबर 2023 में 11.2
$1.25 मिलियन का हो गया। जहां बेंगलुरु, मुंबई और हैदराबाद जैसे मेट्रो सिटीज में तो कोरियन फूड की पॉपुलैरिटी थी, बल्कि अब तिरुवनंतपुरम, वडोदरा, मैसूरू जैसी सिटीज में भी कोरियन फूड की सेल्स में 59% का जंप आया। इसका एक मेनली रीजन ये भी है कि जो कोरियन फूड होता है वो काफी ज्यादा लाइट वेट और लो कैलोरीज वाला होता है, और जो आजकल की सेल्फ केयर वाली लाइफ में एकदम परफेक्टली ऐड हो जाता है। 2020 तक ग्लोबली 40,000 कोरियन रेस्टोरेंट खुल चुके हैं, एंड अब तो और ज्यादा हो चुके होंगे। सिर्फ ईयर 2023 में रामेन ने ग्लोबली 952.4 मिलियन US डॉलर की सेल की थी, एंड अराउंड $1 बिलियन की सेल करी इन ईयर 2024। आज आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कोरियन फूड चैलेंज तो आपको कई हजारों वीडियोस मिल जाएगी जहां इंडियंस ही कोरियन फूड चैलेंज कर रहे हैं, एंड उनके व्यूज भी लाखों में आते हैं। इससे भी समझ आता है कि कोरियन फूड की डिमांड मार्केट में कितनी ज्यादा है। अब बात करते हैं कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की। आपने ये वर्ड कभी ना कभी तो सुना ही होगा, जो कि है कोरियन ग्लास स्किन। आप YouTube पे सर्च करो हाउ टू अचीव कोरियन ग्लास स्किन, आपको हजारों रिजल्ट्स मिल जाएंगे जहां आपको इंडियंस बताएंगे कि हाउ टू अचीव कोरियन ग्लास स्किन। जहां पहले के टाइम पे बोरोलिन को फाइनल स्किन केयर कहते थे, एंड आज वहीं पे हर इंसान को 10 स्टेप स्किन केयर करना है, मेजरली फीमेल्स। जहां 2021 में के ब्यूटी का मार्केट इंडिया में 3200 करोड़ का था, वो 2032 तक 8500 करोड़ तक प्रोजेक्ट किया गया है। फ्रांस एंड अमेरिका के बाद साउथ कोरिया वर्ल्ड का थर्ड सबसे बड़ा कॉस्मेटिक का एक्सपोर्टर है। आज कोरिया में आपको रोड पे सुपर फास्ट इंटरनेट, अल्टीमेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड काफी फैंसी लाइफस्टाइल देखने को मिल जाएगी। बट एक साइड साउथ कोरिया का हिस्सा भी है जो कि काफी ज्यादा डार्क है। उसके बाद में इस वीडियो के अगले पार्ट में करूंगा, सो डोंट वरी, वो पार्ट भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए स्टे स्ट्रॉन्ग एंड स्टे पॉजिटिव।